नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग में बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से यह खबर आ रही है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम के आयोजक को नोटिस दिया गया है। दरअसल पुलिस द्वारा यह नोटिस दिया गया और आपको बता दें कि आज शाम बागेश्वर धाम महाराज की कथा है, कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले पुलिस ने नोटिस जारी किया है आयोजकों के लिए। शाम 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। मीरा रोड क्षेत्र में यह कार्यक्रम है। दरअसल सीआरपीसी 149 का नोटिस यहां पर दिया गया है आयोजकों को। इससे पहले कई शिकायतें दर्ज हुई थी, मसलन अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने एक शिकायत लिखित रूप से दर्ज करवाई थी। संभवतः इस पूरे मामले का जवाब मांगने के लिए ही ये नोटिस दिया गया हो सकता है। हालांकि इससे पहले नाना पटोले ने जो पत्र लिखा था वो कोई कानूनी रूप से नहीं था, वो सीधा माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये पत्र लिखा गया था कि वो कार्यक्रम ना होने दे। लेकिन जो पुलिस के पास लिखित शिकायत दी गई थी वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा लिखवाई गई थी। सीआरपीसी 149 का ये नोटिस, इस पूरे मामले में इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा क्या जवाब दिया जाता है ये देखने का विषय होगा। पुलिस ने नोटिस जारी किया है सीआरपीसी 149 का। वसीम अंसारी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। वसीम, सीआरपीसी 149 का नोटिस का जवाब देना होगा आयोजकों को। आज ही कार्यक्रम होना है, अब से कुछ ही घंटे बाद कार्यक्रम शुरू होगा। क्या कुछ गहमा गहमी है फिलहाल वहां? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ, किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे 7 गेट बनाए गए हैं और सामने स्टेज बनाया गया है। स्टेज बनाने के बाद इस सारी चीजों का इंतजाम किया है। खास करके सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो धारा 149 को लेकर जो उन्होंने नोटिस भेजी है, इस नोटिस के जरिए कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस नोटिस के तहत ये कहा गया है कि किसी भी संत महात्मा या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई आयोजक पे होगी। हमारे साथ विधायक गीता जैन है जो खुद इसकी आयोजक भी है। मैम, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि 149 की नोटिस दी है, साफ तौर पे ये कहा गया है किसी की धार्मिक आस्था पर अगर कोई ठेस पहुंचता है तो आयोजकों पे कार्रवाई होगी। इससे पहले हमने देखा कि नागपुर में जब बाबा का कार्यक्रम था उस दौरान उन्होंने जो वक्तव्य किए थे, जिससे लेकर महाराष्ट्र के कई लोगों ने अपनी भूमिका रखी थी। ये नोटिस को आप किस तरह से लेती हैं? देखिए, ये पुलिस का रूटीन काम है इस तरह से आयोजकों को नोटिस देना, और मुझे नहीं लगता कि बाबा धर्म के विरुद्ध, कोई भी धर्म के विरुद्ध ऐसी कोई भी, मैंने अभी तक उनके इतने वीडियोस देखे हैं, लेकिन किसी भी धर्म के विरुद्ध उनका एक भी वक्तव्य नहीं है। इसलिए हमें उस नोटिस पे हम पे कार्रवाई होगी ऐसी कोई डर नहीं है। पुलिस का काम है नोटिस देना, वो उनके रूटीन में है ऐसे आयोजन में, क्योंकि बहुत सारे उनको कंप्लेंट्स दी है सबने, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दी है, नाना पटोले जी ने दी है, और भी बहुत लोगों ने कुछ न कुछ ऐसे कहा है, वारकरी समाज ने कहा है। तो इसके लिए उनको 149 देना उनके रूटीन में है और हमें बिल्कुल भी उस बात की शंका नहीं है कि उस नोटिस को उन्होंने कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से बाबा ने एक भी किसी धर्म के प्रतिकूल या उनका अपमान उन्होंने कहीं नहीं किया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो उनकी बातें सामने रखी गई है उसी किस तरह से देखते हैं? उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं न कहीं अंधश्रद्धा फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो क्लीन चिट पा चुके हैं। नागपुर के इस वक्तव्य के बाद 3 महीने तक वो प्रोसीजर चली और उसके बाद बाबा को क्लीन चिट मिली है। उसके बाद भी अगर वो वही पॉइंट बार बार उठाना चाहते हैं तो वो, मुझे उनकी मानसिकता पे थोड़ा सा ये लगता है। मुझे कहीं भी, मैंने तो इतने सारे वीडियो देखे, देखिए मैं भी अंधश्रद्धा कहीं भी मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे कहीं भी उनमें अंधश्रद्धा नहीं दिखी। आशीर्वाद हमारे संत महात्मा, मुझे लगते हैं हर एक संत महात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद लेने में कहाँ तकलीफ है हमारे। नाराजगी है लोगों की, खास करके कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने तक की आ गई। सीएम को पत्र लिख दिया। आप सीएम के एक घटक दल, उनकी सहयोगी पार्टी, उनकी सहयोगी हैं। मुझे सीएम जी की तरफ से एक भी बार ऐसा नहीं कहा गया कि आपको ये बंद करना है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। मैं सीएम जी का, डीसीएम जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने सही चीज को पहचाना। अब जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध का सही कारण जानने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदू संत महात्मा आ रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं क्या? किसी और धर्म के आते तो वो वही विरोध करते क्या? अपने गिरेबान में वो खुद झांके, अपने आत्मा को टटोले और फिर ऐसे विरोध प्रदर्शित करे। मुझे नहीं लगता है कि जो कारण दिए वो सही कारण है। हमारे कई दर्शक देख रहे हैं, लाइव शो चल रहा है। ये जो इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लोग यहाँ पर आए ताकि इनको गड़बड़ी ना हो?
देखिए, हमने इस इतने बड़े मैदान के लिए करीब करीब सभी लोगों को अलग अलग, यानी महिलाओं का अलग प्रवेश, वृद्धों का, बच्चों का, बीमारों का, इस तरह से हमने ये खंड बनाए हैं। तो यहाँ सभी पवित्र नदियों के नाम देके हमने एक व्यवस्था रखी है कि उस गेट से यहाँ इतना पहले भरेगा, दूसरे गेट से ये इतना भरेगा, ताकि कहीं एक गेट पे न धक्का मुक्की हो, न कहीं भीड़ बेकाबू हो। और शिस्त से लोगों ने खाली भी करना चाहा तो 10 मिनट में 9 गेट के जरिए ये मैदान खाली हो सकता है। तो ऐसी कोई भी हमने व्यवस्था में कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पंडाल के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। मैडम से ये भी पूछे, वो लोग अलग अलग राज्यों से आए, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है? क्योंकि काफी रात से ही वेट कर रहे हैं वो लोग। मुझे इससे ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं लग रही है, और ये व्यवस्था हमारी है। एक अलग से यहाँ मैदान है, वहाँ स्क्रीन लगी एक हुई चीज है। और देखा गया कि अलग अलग राज्यों से लोग देर रात यहाँ पहुंच चुके हैं, कई लोग फुटपाथ पे भी रखे हुए हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? हमने 2 स्कूल खोली हैं, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। अच्छा, ये भी नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे, किसी ने हमसे इस तरह से कांटेक्ट नहीं किया था। तो भी हमने 2 स्कूल, कॉर्पोरेशन की 2 स्कूल खोली है, जिनको वहाँ स्नान आदि करना है उनके लिए वो व्यवस्था करके रखी है। पानी वगैरह की व्यवस्था हमने करके रखी है, और बाकी की व्यवस्था उन्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अभी तक मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग आए हैं, तो व्यवस्था कैसे करनी है वो भी नहीं पता। बस 2 स्कूल खोली है, लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत से वहाँ अपना अपना कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की? क्योंकि बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगे, दिव्यांग भी होंगे, उनके लिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई? 3000 हमारे स्वयंसेवक हैं जो ये व्यवस्था को देख रहे हैं। पुलिस की अलग फोर्स यहाँ लगी हुई है जो इस व्यवस्था को देख रही है। हमारे अपने प्राइवेट बाउंसर्स जिसे कहते हैं, सुरक्षा रक्षक, वो यहाँ आए हुए हैं, वो भी व्यवस्था में मदद करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था की प्रॉब्लम यहाँ आएगी। ये थी गीता जैन जी, जिन्होंने साफ तौर पे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है, और उनका साफ तौर पे कहना है किसी भी किस तरह से कोई भी असुविधा नहीं होगी, इतना इंतजाम किया गया है। एक सवाल और है मैडम, पास में ही है, अगर हो सके तो आप वापस जाकर ये प्रश्न कीजिएगा। नाना पटोले का पत्र और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का ये पत्र, चुनावी साल है, और कई बार चूंकि बाबा बागेश्वर बहुत प्रसिद्ध नाम है, जो भी नाम इनके साथ जुड़ता है वो प्रसिद्ध हो जाता है। क्या ये चुनावी साल का कोई एजेंडा बनाकर अपने आप को फेमस करने का एक प्रयास है? 3 बॉटल तो खत्म कर दे, ले सकते हैं ना, अभी आपका बाकी है। अच्छा, मैम, जिस तरह से देखा गया, एक तो नाना पटोले का लेटर, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का लेटर, चुनावी साल शुरू हो चुका है, क्या एक पूरा एजेंडा तैयार किया जाएगा चुनावी माहौल बनाने का? कब है चुनाव? कब है चुनाव? 2024 आपको लगता है ये चुनावी माहौल है तो चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई? कुछ अंदाज दिया गया इस महीने में चुनाव है? देखिए, लोगों को कुछ भी कहना है, विरोध दर्शाने के लिए, उनका मेन मुद्दा क्या है? ये हमारी पवित्र धरती, यहाँ बहुत सारी भागवत कथा, राम कथा होती है, तब उन्होंने विरोध नहीं किया कि ये हिंदू धर्म का प्रभाव न हो रहा है। और अगर ये आते हैं और अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं तो विरोध क्यों है? क्या दूसरे धर्म के धर्मगुरु या मौलवी जी आते तो आप वो भी विरोध करने वाले थे क्या? पहले ये उनके अंतरात्मा से वो पूछे कि ये विरोध किस कारण वो कर रहे हैं, उसके बाद उन विरोधियों का जवाब देना मुझे आता है। लेकिन 2024 बहुत ही नजदीक है, पार्टियां अपनी तैयारियों के साफ तौर पे दिखाई दे रही है, स्थानिक चुनाव भी नजदीक है, डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। सर, कैसे, कितने ऐसे चुनाव हैं जो 3-3 साल से हुए नहीं है? क्या आप और मैं ये कह सकते हैं कि 2024 की इस डेट को चुनाव होने ही वाले हैं? किसी को पता था कि 3 साल से कॉर्पोरेशन के जहां जहां चुनाव नहीं हुए कोरोना के कारण, कोई ऐसा भविष्य था कि कोरोना के कारण 3 साल तक कोई चुनाव नहीं होंगे? बाबा जहां से आ रहे हैं उस राज्य में भी चुनाव है इसी साल। भगवान नहीं है जानने के लिए में क्या होगा। इसे प्लीज राजनीति रंग ना दे। हमारी तो ये मीरा भाईंदर धर्म की पवित्र भूमि है। सबसे ज्यादा एमपी में भी चुनाव इसी साल, मैडम, और जो भी आ रहे हैं बागेश्वर बाबा, जिस तरह से ये प्रोग्राम एमपी में नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम जहां हो रहा है वहां दूर दूर तक कहीं भी चुनाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं की, अंदाजन कोई महीना नहीं डिक्लेयर किया गया। और संत महात्मा को क्या लेना देना राजनीति प्रचार से? कभी उनके मुख से आपने राजनीति का प्रचार सुना है क्या? वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे जैनाचार्य आते हैं, वो जैन धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे बौद्ध धर्मी आते हैं, वो बौद्ध धर्मी का प्रचार करते हैं। तब ये विरोध कहाँ गया जो आज ये विरोध उनको याद आ रहा है? तो ये सब पॉलिटिकल वो बना रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ संतों की ये पवित्र भूमि है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मंदिर है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है। उसकी वजह से
ये संत यहाँ हमारे यहाँ आते रहते हैं, ऐसे आयोजन होते भारत रहते की हैं। संस्कृति आप वैसी हमारे में यहाँ अनेकता में शायद एकता की, हर recorded धर्म भागवत के लोगों कथा और का, सभी का देखेंगे। सम्मान है। और लेकिन कई बार राजनीतिक एजेंडा भी वसीम बन जाता है। हालांकि मैडम इस बात को नकार रही हैं और धार्मिक आयोजन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करना, सभी धर्मों को इसकी स्वतंत्रता, भारत का संविधान यह स्वतंत्रता देता है, लेकिन लोगों की श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक नोटिस 149 दिया गया है। इसका ध्यान हो सकता है कि आयोजकों को रखना पड़े, अन्यथा पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया वसीम आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना के चंबल नदी में जो दुर्घटना घटित हुई, 10 लोगों के डूबने का मामला, इसमें 3 शव अब तक निकाल लिए गए हैं, बाकी लोगों की तलाश लगातार की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये सभी लोग राजस्थान के प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में जा रहे थे दर्शन के लिए, और नदी में पानी कम था तो श्रद्धालुओं ने यहां से निकलने का प्रयास किया कि नदी को नाव से न पार करके पानी से होकर के निकल जाते हैं, लेकिन उस दौरान एक अचानक मगरमच्छ का हमला होता है और इससे बचने के लिए लोग भागना शुरू करते हैं, और इसी भगदड़ में वहां ये हादसा हो गया। लोग पानी में डूब गए। कम पानी के एरिया से निकलकर गहरे पानी की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी और वहां पर वो डूब गए। और ये मगरमच्छ के द्वारा जो हमला किया गया, उस हमले के दौरान ये पूरी दुर्घटना हुई, और इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 3 शव चूंकि बरामद हो चुके हैं, इनकी पुष्टि हो चुकी है, और कुछ अभी तलाश जारी है। गोताखोर लगातार सर्च कर रहे हैं। चंबल नदी में जो 10 लोग लगभग डूबे थे, उनकी तलाश की जा रही है, और 3 लोगों के शवों की बरामदगी हो चुकी है। बाकी की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। राजस्थान के कैला देवी मंदिर दर्शन के लिए सभी जा रहे थे। प्रशासनिक स्तर पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया, कोई सफाई की आखिर यहां पर लोगों को ऐसे नदी से, एक संरक्षित भूमि से कैसे जाने दिया जा रहा था। ये दरअसल अभ्यारण्य का वो क्षेत्र है, इसके दायरे में आता है। ऐसे में चंबल नदी, जिस नदी में काफी खतरनाक जलीय जीव हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे जीव यहां पर रहते हैं, और इस दौरान यहां से लोगों के निकलने की अनुमति उन्हें कैसे मिल गई, वो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो कि इस मामले में उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था। कैला देवी मंदिर है, और ये समय जो होता है, श्रद्धालु अच्छी संख्या में माता के दर्शन के लिए जाते हैं वहां पर, तो अब आगे आने वाले समय में भी कम से कम पुलिस को यहां पर व्यवस्थाएं करनी होंगी कि लोग इस तरह नदी के बीच से होकर ना जाएं, और उनकी जान को खतरा हो सकता है, या तो डूबकर या फिर मगरमच्छ के हमले से उनकी मौत हो सकती है, जैसा कि अभी ये पूरा हादसा सामने आया। प्रशासन के पास हालांकि अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं है। प्रशासन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। जो गोताखोर हैं वो तलाश कर रहे हैं उन लोगों की जो लापता है। करीब 10 लोग के आसपास इस वक्त नदी में डूबे थे, जिनमें से 3 के शव बरामद कर लिए हैं। कुल मिलाकर अभी की जो ताजा अपडेट वो है कि 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, और वहां नजदीक ही जो गांव हैं रहने वाले बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक इस पर जानकारी नहीं दी है। पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डूबने से मौत हुई है या चोट लगने से, जब तक सभी लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा, पुलिस इस बारे में कोई भी बयान नहीं देगी। ऐसा अभी तक स्थानीय जानकारी मिल रही है स्थानीय स्तर पर, जो कि पुलिस प्रशासन से जब सवाल किया गया था, उस वक्त पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान देने की स्थिति में वे नहीं थे। उनका यह कहना कि अभी ये समय बयान देने का नहीं है, अभी जो लोग लापता हैं उनको तलाशा जा रहा है। मगरमच्छ के हमले के बाद लोगों को भागते हुए कुछ और लोगों ने जरूर देखा था उस वक्त, जो वहां दर्शन के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई ऐसी बड़ी जानकारी नहीं मिल पाई कि उस वक्त असल में दरअसल क्या हुआ था। इस बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने सिर्फ जानकारी दी। अभी तक कोई वीडियो ऐसा सामने नहीं आया, हालांकि उस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा आरोप, विधानसभा घेराव के दौरान बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया। दरअसल बीजेपी खुद जलियांवाला बाग कांड करना चाहती थी। हमने एक एक गाड़ी को रोककर चेक कराया, गाड़ी में कोई आर्म्स तो नहीं रखे हैं। सघन चेकिंग से इस षड्यंत्र को फेल कर दिया। अमरजीत भगत ने गंभीर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, और यह बहुत बड़ा बयान है कि ये खुद भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था। उनका यह कहना है कि हमने जो सुरक्षा की व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के चलते इनका षड्यंत्र फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अरुण साहब ने एक बहुत ही गंभीर बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि जो प्रदर्शन है उसे रोकने के लिए जलियांवाला बाग कांड की तरह यहां पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया।
कि जनरल डायर के कहने पर जो है जलियांवाला बाग जैसा वो किया गया। ये लोगों का मानसिकता था। ये लोग तो अपने लोगों को पिटवा करके अपने लोगों के ऊपर गोली चलवा के राजनीति करने वाले लोग हैं। देश में जब चुनाव आता है तो पुलवामा कांड करवा देते हैं, अपने लोगों को मरवा देते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ है, शांति का टापू है, और इस बात को भूपेश बघेल जी समझ गए थे कि ये शांति भंग करने वाले हैं। गाड़ियों का चेक कराया, कहीं आर्म्स तो कोई लेकर के नहीं आ रहा है, कोई अपराधी तो नहीं आ रहा है। इनका मंसूबा फेल हो गया। जनरल डायर ने जैसा किया था जलियांवाला बाग का कांड जो है, वैसे पीछे से लोगों का कड़े होने का षड्यंत्र था जो फेल हो गया। उस बात का उनको अफसोस। तो सघन चेकिंग से षड्यंत्र को फेल कराया, ये बयान, बड़ा बयान दरअसल, चूंकि इससे पहले अरुण साहब ने ये बयान दिया था। अमरजीत भगत ने गंभीर आरोप लगाया कि इनका षड्यंत्र फेल हो गया। चुनावी साल है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ये गंभीर आरोप जलियांवाला बाग कांड का अरुण साहब ने जिक्र किया था। चूंकि उस दौरान जब विधानसभा का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, उन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए, विधानसभा से दूर खदेड़ने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया था, और उस दौरान पुलिस बल के प्रयोग को जलियांवाला बाग कांड से उसकी तुलना की गई थी भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहब द्वारा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जब मंत्री अमरजीत भगत से सवाल किया गया तो उनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लोगों पर गोली चलवाकर राजनीति करती है, पुलवामा कांड करवा देती है। तो ये गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर अमरजीत भगत लगा रहे हैं, और जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाया गया है, इस मामले को लेकर जरूर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दें कि मऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि मृतक आदिवासी के घर पीसीसी चीफ कमलनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पुलिस फायरिंग में आदिवासी भेरू सिंह के मौत के बाद परिवार को हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन उन्होंने दिया। आदिवासी जो मृतक है उसके घर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और आदिवासी युवक भेरू, जिसका नाम बताया जा रहा है, परिवार से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि आपको हर संभव मदद दी जाएगी। पूरे प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है ये प्रदेश की सरकार, और इस तरह के मामलों को दबाने की भी कोशिश की जाती है। और इंदौर में कॉन्सर्ट के दौरान बवाल हो गया। दरअसल MC स्टैन रैपर यहां पर कॉन्सर्ट करने के लिए पहुंचे थे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए करणी सेना भड़क गई और कार्यक्रम में जा धमकी। करणी सेना ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद शो छोड़कर MC स्टैन को वहां से भागना पड़ा। हालांकि मौके पर पुलिस बल थी, व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठियों का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ा। लसुड़िया इलाके में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मशहूर रैपर MC स्टैन रैप सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए पहुंचे थे। आयोजकों द्वारा हालांकि सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई थी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहां नुकसान उन टिकट लेकर शो देखने वाले युवाओं का जरूर हुआ है। और रतलाम से एक विचित्र खबर सामने आई है जिसका कोई औचित्य नहीं। बच्चों के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का मामला। नामली थाना पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। कॉन्वेंट स्कूल है ये। कॉन्वेंट स्कूल को इस बात का भान होना चाहिए कि मानवाधिकार नाम का भी एक प्रसंग होता है और उसका उल्लंघन यहां पर किया गया है। IT एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत अभी तक इसमें यह मामला जो आधार बनता है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल आपको बता दें कि पालकों ने चाइल्ड लाइन में इसकी शिकायत की थी। प्रदेश और देश के बाल आयोग ने इसका संज्ञान लिया था और राष्ट्रीय बाल आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब कॉन्वेंट स्कूल से अगर कोई ये पूछे कि आप टॉयलेट में कैमरा क्यों लगाते हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं इस पर कोई जवाब बनता है? और खबर जगदलपुर से, जहां पर सफाई को लेकर सड़क पर उतरे दीनदयाल वार्डवासी। नेता प्रतिपक्ष पार्षद के साथ वार्डवासियों ने मोर्चा खोला। नाराज लोगों ने अनुपमा चौक पर कचरा फेंका। निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सभी 48 वार्ड में लगातार सफाई होने का दावा किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। जगदलपुर से सफाई कर्मचारी सफाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष पार्षद के साथ वार्डवासियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के पार्षदों के वार्डों में किस प्रकार का शौचालय व्यवहार इस मेयर के द्वारा और इनके अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।
अभी आयुक्त को 1-1.5 घंटे पहले ये सूचना मिली, मैंने स्वयं। आश्चर्य की बात है कि नगर निगम की प्रथम महिला को ये विषय मालूम है, आयुक्त को मालूम है, पहले से संज्ञान में लाया गया है, आज भी संज्ञान में उनको लाया गया, परंतु वो दोनों यहाँ पर आना भी, जनता खड़ी थी। आज चक्का जाम आंशिक रूप से जो किया गया उसमें जनता थी, कचरा लेके जो कचरा के साथ बैठी वो जनता खड़ी थी, उनका साथ देने। और नेटवर्क 18 पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाते हैं। और इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। और इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।